बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। बिल आखिर बिल्ली अपने थैले से बाहर आ गई है। उस कानून साजी को लेकर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा शदोमत के साथ बात हो रही थी कि आखिर तमाम जबानें जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो गुम क्यों हो गई। बड़ी अहम तफसीलात हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगे कि किस सरकार ने बिल को पास करने के बदले में कितना पैसा बटोरा था। ये आपके साथ शेयर करूंगी, मगर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से बड़ी अहम खबरें इस वक्त मेरे पास मौजूद है, वो शेयर करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इख्तलाफात की या दो मुख्तलिफ ग्रुप बनने के हवाले से जो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, इन दोनों ग्रुपों में से गद्दार कौन है, बहस ये भी छिड़ गई है। क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग्स होती हैं उनके हवाले से जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो लीक हुई हैं, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो लीक की गई। अब गद्दार कौन है इसका फैसला करना बाकी है। और इसके अलावा नैब तरमीम केस के हवाले से जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी, उस दरख्वास्त के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो इख्तलाफ किया था वो तहरीरी तौर पर इस वक्त सामने आ गया। और बड़ा अहम नुकता है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर उठाया है। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने जाते जाते तकरीबन 20 से 22 जुलाई के बाद हमने देखा कि इस हुकूमत ने जाने से पहले धड़ाधड़ कानून साजी की एक ऐसी फैक्ट्री खोली जिसका तारीख में, सियासी तारीख में कभी भी कोई भी सबूत नहीं मिलता, कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता कि किसी गवर्नमेंट ने जाते जाते इतने ज्यादा बिल पास किए हों। तमाम लोगों को ये परेशानी थी, पूरी अवाम को पाकिस्तान की ये परेशानी थी कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से धड़ाधड़ ये बिल जो है शहबाज गवर्नमेंट पास कराती चली जा रही है। और जितनी भी पीडीएम की इत्तेहादी जमातें हैं वो इसके ऊपर गुंग हैं। सिर्फ रजा रब्बानी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उन्होंने आवाज उठाई इसके ऊपर, और दबी दबी आवाजें एक दो और भी हमें सुनने में मिली, मगर उसके बाद हमें पता चला कि उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उनसे वजाहत तलब कर ली गई है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये जो बिल्ली थैले से बाहर निकली है, असल में हो क्या रहा था इस थैले के अंदर, जो सारा ये गंद मचाया गया था सियासी लिहाज से, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अभी से कुछ देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत बड़े सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान की सियासत के, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, गो कि उनकी पॉलिसियों से अब वो खाइफ या हमें नाराज नजर आते हैं, और मरियम बीबी का ब्रीफ केस उठाकर उनके पीछे चलने से वो इनकारी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या इंकिशाफात किए हैं वो आपको बता देते हैं, मगर पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे जिन्होंने स्पीकर के आंखों में आंखें डाल के ये बात की थी कि 5 साल इस जो पार्लियामेंट ने गुजारे ये बदतरीन पार्लियामेंट थी। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा था। ये वो एक दबंग किस्म की तकरीर थी जो अब्बासी साहब की तरफ से की गई थी। और अब अब्बासी साहब ने जो खौफनाक इंकिशाफात किए हैं, उसने हमारी तमाम पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर अवाम का वोट लेकर आने वाले तमाम अरकान के ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान लगा दिए। अब्बासी साहब क्या कहते हैं? अब्बासी साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी की जा रही थी, आखिरी 2 हफ्तों के अंदर तकरीबन 20-22 जुलाई के बाद हमने ये देखा कि कानून साजी बड़ी तेजी से हो रही थी, जिसके ऊपर इख्तलाफात भी थे, मीटिंग्स भी हो रही थी इत्तेहादी जमातों की। तो उन्होंने कहा है कि फी अरकान लोगों को एक एक बिल के बदले में कई कई करोड़ रुपया दिया गया है। कम से कम 15 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ रुपए तक जो है वो एक अरकान को दिए गए हैं एक बिल को पास कराने के लिए, उसके हक में अपना वोट कास्ट करने के हवाले से। अब वो अब्बासी साहब कहते हैं कि फी बिल जो 15 से 25 करोड़ रुपया दिया गया, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यूनिवर्सिटियों के अंदर हिस्सा दिया गया। आपको याद है कि कानून साजी जो हो रही थी इसके अंदर जामियात का भी कानून पास किया गया था। 25 से 30 के करीब ये जामियात थी जिनके हवाले से ये बिल सामने आया था और उसे मंजूर कर दिया गया था। कुछ ने पैसों की बजाय जामिया के अंदर जो है वो अपना शेयर मांगा है, उनको जामिया के अंदर शेयर दिया गया है। और कुछ ने तो इस चीज पे इत्तेफा किया कि हमें जामिया नहीं, आप हमें नकद रकम दे दे, कम से कम 15 करोड़ फी अरकान और ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ रुपया जो है वो फी अरकान दिया गया था। अब आ जाते हैं इस 5 साल के दौर के अंदर जितने भी रिकॉर्ड बिल पेश किए गए और जाती हुकूमत ने जितने बिल पेश किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
سب سے پہلے پورے 5 سال کا حساب ہم رکھ لیتے ہیں۔ جو پہلا پارلیمانی سال تھا جس میں تحریک انصاف جو اقتدار میں تھی، انہوں نے اپنے پہلے پارلیمانی سال کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل 10 بل تھے جو منظور کرائے تھے۔ جو دوسرا پارلیمانی سال تھا اس کے اندر ان کی طرف سے 30 بل تھے جو منظور کرائے گئے تھے، پیش کیے گئے تھے، اور ان 30 بلوں میں جو سب سے اہم بل سمجھا جاتا ہے وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا تھا۔ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے تھا، جب گردن پہ انگوٹھے رکھ کے یہ بل پاس کرایا گیا تھا۔ گو کہ کوئی بھی پاس اسے نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا ہمیشہ سے خان صاحب سے ایک اختلاف تھا ہے اور شاید رہے گا بھی کہ خان صاحب مردم شناس نہیں ہے۔ انہوں نے ایکسٹینشن کا جو بل تھا اس کو پاس کروایا دوسرے سال کے اندر، یہ سب سے خطرناک تھا اور آج تک یہی جڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ جو تیسرا سال تھا، پارلیمانی سال تھا تحریک انصاف کا، اس کے اندر ٹوٹل 60 بل تھے جو پیش کرائے گئے تھے۔ اب آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کے اوپر، اس اتحادی حکومت کے اوپر جو 15-16 مہینوں کے حوالے سے جب بھی بات کرتی تو کہتی تو ہے کہ مشکلات تھی، مگر یہ بھی بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ دودھ اور شہد کی جو نہریں ہیں وہ بہا دی گئی تھی۔ آ جاتے ہیں کہ جی جانے سے پہلے 56 بل تھے جو تحریک انصاف نے پیش کیے تھے، اور ان کے اندر جو آخری بل ہمیں نظر آتا ہے جس کے اوپر بڑی بات ہوئی تھی، بڑی تنقید ہوئی تھی، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری سے متعلق تھا، اور وہ آئی ایم ایف کی ایما کے اوپر یہ کیا گیا تھا۔ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ذرا آپ دیکھیے، سنتے جا اور سر دھنتے جا، یہ وہ والی مثال ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے جیسے ہی آئی برسر اقتدار پر 15-16 مہینوں میں، اس میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے جو ریکارڈ تھے وہ 125 بل تھے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے منظور کرائے تھے۔ چند بل ہیں جو اس وقت میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں، صرف انہی کا نام آ رہا ہے۔ یہ ٹوٹل بل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آتے ہی انہوں نے 125 بل تھے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے منظور کرائے تھے، اور 20 جولائی سے جیسے ہی پارلیمنٹ کے اندر الوداعی سیشن کا آغاز ہوا تھا تو اس دوران 75 بل ہیں جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے 2 ہفتوں میں دھڑا دھڑ قانون سازی کی فیکٹری کھول کے پاس کرائے تھے۔ اور آج یہ انکشاف شاہد خاقان عباسی صاحب، سینئر سیاستدان، مسلم لیگ نون سے تعلق، ان کا جو قد ہے سیاست کے حوالے سے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حساب سے گردانا جاتا ہے، اور جنہوں نے بیگ پکڑ کے کسی نوجوان کے پیچھے چلنے سے انکار کر دیا، وہ یہ علیہ اعلان بات کر رہے ہیں کہ مجھے شرمندگی بھی ہے، میں شرمندہ ہوں کہ کبھی اس پارلیمنٹ کا حصہ تھا، اور یہ بھی انہوں نے انکشاف کر دیا ہے کہ جن جن ارکان نے اس کے اوپر سگنیچرز کیے تھے، اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، جاتے جاتے ان کو 15 سے 25 کروڑ روپیہ جو ہے نا اس حساب سے ان کی جیبوں کو گرم کیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں خان صاحب کے اوپر۔ خان صاحب کے حوالے سے بہت بڑی ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ سے پیشکش کی گئی ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اور ان کو رام کرنے کے لیے مختلف سہولیات ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں اٹک جیل کے اندر۔ اب کی بار کون سی ایسی سہولیات ہیں جو خان صاحب کو دی گئی ہیں؟ خان صاحب کو اس وقت پہلے ایک چھوٹے سے سیل کے اندر انہیں پابند سلاسل کیا گیا تھا۔ اب یہ تازہ خبر ہے کہ ایک تو انہیں باہر جانے کی پیشکش کی ہے خان صاحب کو کہ آپ باہر چلے جاؤ، اور سیکنڈ یہ کہا گیا ہے ان کے لیے 4 سیل ہیں جو مختص کر دیے گئے، وہ ایک ساتھ ہے وہ سیل، جس میں ایک وہ سیل ہے جہاں پر وہ سوتے ہیں، جہاں پر کرسی ہے، میز ہے۔ ایک سیل ایسا ہے جس کے اندر ان کی ٹوائلٹ کا بندوبست کر دیا گیا ہے، مگر جہاں ان کا اپنا سیل جہاں پر وہ سوتے ہیں، جو باتھ روم کی سہولت ہے وہ اسی طرح کچھ کنسٹرکشن کر کے ان کو باتھ روم کی سہولت پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ مشقتیں بھی ان کے پاس ہے۔ ایک اور سہولت انہیں دی گئی ہے کہ اب وہ چہل قدمی کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ یہ 4 سیل ہیں جن کو مختلف انداز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ سہولیات اس وقت خان صاحب کو جو ہے وہ جیل کے سیل میں دی جا رہی ہیں۔ 4 سیل ان کے لیے مختص ہے، مگر جو ان کو دوبارہ سے پیشکش کی گئی ہے انہیں کہا گیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فارمولا ہے جس کے اندر غور ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ فارمولا یہ ہے کہ جتنے بھی قائدین ہیں بڑے، وہ ان الیکشنز میں شامل نہیں ہوں گے۔ جیسے فار انسٹنس میاں نواز شریف صاحب کو میں آپ کو پہلے بھی پچھلے کئی دنوں سے بتا رہی ہوں کہ وہ تیزی میں ہے، وہ مجبوری میں ہے، وہ واپس آنا چاہتے ہیں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور مریم بی بی کے سیاسی مستقبل کے لیے۔ تازہ خبر یہ ہے اس وقت جو فارمولا تشکیل پایا ہے اس کے حساب سے ایک تو خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر جانے کی پیشکش کو ایکسپٹ کریں، آپ چلے جائیں۔ دوسرا کہا جا رہا ہے کہ الیکشن پاکستان کا جب بھی ہوگا اس میں نہ تو خان صاحب شامل ہوں گے اور نہ ہی میاں نواز شریف صاحب کو شامل کیا جائے گا۔ جو سیاسی تاریخ بتاتی ہے یہ دونوں چیزیں لنک کرتی ہیں اس وقت جب جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا تھا پاکستان کے اندر، تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور محترم میاں نواز شریف صاحب، ان دونوں کو ملک سے باہر رکھا گیا تھا، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ بڑا آپ لوگوں کو خطرہ ہے، پاکستان میں آپ نے نہیں آنا۔ پھر
छुप के या किसी भी तरीके से मोहतरमा ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में एक एग्रीमेंट किया और दोनों पाकिस्तानी सरजमीन पर पहुंच गए। फिर जो हुआ उसके बाद वो एक अलग कहानी है। मगर यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो नया फॉर्मूला जिसके ऊपर जेर गौर है, जो नवाज शरीफ साहब और खान साहब, इन दोनों को इलेक्शन से दूर रखा जाए और किसी तौर ये भी कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्से में कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में जरदारी साहब को इलेक्शन से दूर रहना होगा। अब ये एक फॉर्मूला है जो इस वक्त तश्कील पा रहा है। खान साहब बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए बेताब जरूर है और तमाम बीमारी उनकी खत्म हो गई है। अब वो आना चाहते हैं अपने और मरियम बीबी के सियासत को बचाने के लिए। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो ताज़ा फॉर्मूला जिसके ऊपर गौर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा इख्तलाफात की खबरें हैं और मैं ये कहूँगी कि गद्दार का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो रहा है कि एक गद्दार है, मतलब कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक ऐसा गद्दार मौजूद है जो कि हमारी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स जो है मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस और मुख्तलिफ जगहों पर फैला रहा है और लीक कर रहा है। किसी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह भी बयान किया है कि वो उस गद्दार को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जो बज़ाहिर हमारे सामने सूरत हाल है। चाहे इसे कहा जाए कि किसी प्राइवेट मीडिया चैनल ने इसको उछालने की कोशिश की है, मगर मेरा ये मानना है कि चिंगारी लगी हो तो धुआं उठता है। ये चिंगारी अंदर लगी हुई है, इसीलिए धुआं उठ रहा है। हम हमेशा से जानते हैं कुरैशी साहब जो हैं वो खुद को एक वजीर आजम बनाने के लिए हमेशा लॉबिंग करते रहे हैं। एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी उन्होंने ये काम किया है। इसके अलावा उमर अयूब साहब है, तमाम लोग जो हैं वो चेयरमैन का साथ छोड़ गए। उमर अयूब साहब जो है उन्होंने भी साथ नहीं छोड़ा और इस वक्त जो है कुरैशी साहब ने भी साथ नहीं छोड़ा, वो भी जेल काट कर आ गए हैं। अब यहाँ पर इख्तलाफ ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप है। एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है उमर अयूब साहब को और सेकंड जो ग्रुप है वो कुरैशी साहब को रिप्रेजेंट करता है। अब हुआ ऐसा है कि अब जानशीनी की लड़ाई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हमारी मुगलों की उठाकर देख लें तारीख तो नजर आएगा कि जानशीनी के लिए कि किस तरह से गले काटे जाते रहे, किस तरह से जो है वो गद्दारियां की जाती रही, किस तरह से अपनों से किनारा कशी इख्तियार की जाती रही। बिल्कुल एग्जैक्टली पाकिस्तान हो या कहीं भी हो दुनिया, इख्तिदार की जंग ही ये है। खान साहब का जहां तक हमें याद पड़ता है, खान साहब ने अपने हमेशा ये बयान किया है कि वो अपना पूरा प्लान दे कर आए हैं कि इनकेस उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है या उनकी जान को खतरा है, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो कौन होगा। हम हमेशा सुनते आए हैं कि खान साहब ने यही कहा कि उनका जानशीन या वो जिसको भी बनाएंगे, अब ये सारा प्लान तैयार है। मेरा सवाल ये कि अगर सारा प्लान तैयार है तो उमर अयूब और कुरैशी साहब में गद्दार कौन है? कौन है जो इस प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहता? कौन है जो कोर कमेटी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है? कोर कमेटी का जो भी इजलास होता है उसकी लीकेज होती है, उसके हवाले से चीजें लीक कर दी जाती है, उसके हवाले से रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हो रही है इस वक्त। और ये जंग है उमर अयूब साहब और कुरैशी साहब के दरमियान। ये तो वक्त साबित करेगा गद्दार कौन है। लेकिन ऐसी सूरत में जबकि खान साहब अभी मौजूद हैं, जबकि खान साहब का सियासी मुस्तकबिल भी अभी मौजूद है, जबकि खान साहब ने ये बता दिया था कि पार्टी के अंदर कोई भी फैसला हो आखिरी हतमी फैसला मेरा होगा, सब कुछ हो जाने के बावजूद खान साहब अभी पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है। उसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि इन दो ग्रुप्स के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है कि जानशीनी कौन करेगा? क्या इन दोनों ग्रुप में से किसी को कोई यकीन दहानी कराई गई है? ये देखना बड़ा जरूरी है कि क्या गद्दार इन दोनों में से कोई एक है या फिर कोई तीसरा है जो इन दोनों की लड़ाई में अपना काम दिखा रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, नैब तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो एप्लीकेशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, गुज़श्ता रोज उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इस पूरे मामले को जो है वो हल करके जाना चाहते, इस केस को, इस अहम मुकदमे को निपटाना चाहते हैं। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो तहरीरी नोट इस वक्त मंजर आम पर आया है वो यकीनी तौर पे अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी एक बिल्कुल अहम वजह यह है कि अगर अभी तक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कुछ हमारे सामने वाजे नहीं है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि अगर किसी वक्त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आईनी करार पाता है, यानी कि दुरुस्त करार पाता है आइन और कानून के लिहाज से, तो ऐसी सूरत में इस बेंच को गैर आईनी तस्वुर किया जाएगा जो नैब तरमीम के ऊपर इसकी सुनवाई कर रहा होगा या अपना फैसला सादिर कर चुका होगा। उमर अता बंदियाल साहब जाते जाते शायद तेजी में बहुत से काम निपटाना चाह रहे हैं, मगर जो बाकी जजेस हैं वो अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए आइन और कानून के तहत चलने को मुनासिब समझ रहे। अब देखते हैं कि इस लड़ाई के अंदर जो है कौन फातेह ठहरता है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।